हेलो एवरीवन। बेटा, आज मैं इकोनॉमिक्स का भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ और बेसिकली मैं क्या करूँगा, अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग वीडियोस बनाऊँगा और पार्ट्स में बनाऊँगा। जैसे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 से ही। तो चैप्टर 6 जितने भी पार्ट्स में बनता है तो वहाँ पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4 जैसे भी है इस तरह से मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। और चैप्टर 6 है बैंकिंग। एक आम आदमी की भाषा में बैंक बेटा क्या होता है, जहाँ पर हम पैसे जमा कराते हैं, जहाँ से हमें उधार मिलता है। जो पैसे हम जमा कराते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, और जो हम लोन लेते हैं उस पर हमें इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, यानी कि ब्याज चुकाना पड़ता है। ये बैंक और लोन लेने वाले जो पर्सन है उनके बीच डिसाइड हो जाता है कि आप इतना लोन ले रहे हो और इतना इंटरेस्ट रेट है और इतने टाइम के लिए, तो इतना आपके पास इंटरेस्ट हमारा बन जाएगा जो कि हम आपसे लेंगे। और इसकी भी डेट वगैरह या टाइम फिक्स हो जाता है कि आप जो इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे विद इन 3 मंथ्स करोगे, विद इन 6 मंथ्स करोगे या पर ईयर करोगे, जैसे भी होगा। तो एक सिंपली ये बैंक की डेफिनेशन है। इसके अलावा बैंक बहुत सारे भी काम करता है जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कमर्शियल बैंक्स है, जैसे आपने बहुत सारे बैंक्स का नाम सुना होगा। SBI है, OBC है, सिंडिकेट है, PNB है, केनरा है, ये सारे बैंक्स यहाँ हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं। तो कमर्शियल बैंक्स बेसिकली क्या है, ये वो बैंक्स हैं जो पब्लिक से, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और लोगों को लोन देते हैं। किस पर्पज़ के लिए? फॉर कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। कंजप्शन का मतलब कंज्यूम करने के लिए, कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब बिजनेस में नहीं लगाकर, अदर देन बिजनेस, वो है कंजप्शन। और इन्वेस्टमेंट क्या है, जब आप बिजनेस करते हो तो जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेस बेटा बैंकों से लोन लेते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है। तो इसमें कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे आ जाते हैं। बेसिकली इसमें प्राइवेट भी होते हैं और पब्लिक सेक्टर के भी होते हैं। प्राइवेट में जैसे अगर मैं बात करूँ, एक्सिस बैंक है, येस बैंक है, इस तरह के बैंक है, ये प्राइवेट सेक्टर के। HDFC भी बहुत रेप्यूटेड बैंक है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के बैंक्स ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, SBI, OBC, सिंडिकेट, केनरा वगैरह, ये सारी चीज़ें। नाउ द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। हालांकि आपकी बुक में बेसिक फंक्शंस दे रखे हैं, ये थोड़ा सा मैं डिटेल में बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहला प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी का मतलब मुख्य काम, मतलब बैंक का जो मेन काम होता है, बैंक का जो जिस पर्पज़ के लिए बैंक को बनाया ही जाता है। बाकी फंक्शंस अलग हैं, लेकिन जो सबसे पहले फंक्शंस आते हैं वो, उसके बाद सेकेंडरी फंक्शंस, इसके अलावा सेकेंडरी, जो सेकेंडरी लेवल पर, मतलब प्रायोरिटी वाइज है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, इस तरह से। फिर लास्ट में सोशल फंक्शंस। तो इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं बेटा। प्राइमरी फंक्शंस में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जो जमा स्वीकार करना, लोग जो पैसे जमा कराने के लिए आते हैं वो। FD करवाते हो आप या टाइम डिपॉजिट, दोनों का मतलब सेम है। करंट और डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। करंट अकाउंट पे बेटा कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ये होता है ट्रेडर्स का अकाउंट। ये क्या करते हैं, रोज़ पैसे जमा कराते हैं, रोज़ निकलवाते हैं। जैसे पेट्रोल पंप का एग्जांपल ले लेते हैं। पेट्रोल पंप पे बेटा शाम तक कलेक्शन हो जाता है काफ़ी, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक डीजल, पेट्रोल वगैरह डलवाने के लिए आती है, तो कैश का कलेक्शन होता है। वो क्या करते हैं, इवनिंग में, मतलब बैंक बंद होने से पहले, बैंक क्लोज होता है 5 बजे। हालांकि वो बेटा जो शटर है वो डाउन कर देते हैं 4 बजे ही, उनकी क्लोजिंग 5 बजे तक। मतलब 4 बजे तक अगर कोई एंटर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज वो बाहर ही रह जाएगा। मतलब 4 बजे तक जो एंटर हो गया उसका काम होगा, 4 बजे के बाद जो आएगा वो एंटर नहीं हो पाएगा, ना उसका काम होगा। फिर सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। इस अकाउंट पे आपको बेटा थोड़ा सा ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। जो थोड़े थोड़े पैसे आप सेव कर कर बचाते हो, इस अकाउंट में डालते हैं। होम सेफ सेविंग अकाउंट, ये भी एक सेविंग अकाउंट ही है, लेकिन
फ़र्क क्या है, एक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट आप बैंक में जाके पैसे जमा कराते हो, लेकिन होम सेफ, होम का मतलब घर, सेफ का मतलब एक तिजोरी जैसे गुल्लक टाइप होती है। तो उसमें क्या करते हैं बेसिकली, आप बेटा रोज़ थोड़ा थोड़ा या जब भी आपका जी करे उसमें जितना आपके पास सेविंग होती है आप उसमें डालते रहते हो। और इस तिजोरी की चाबी बैंक के पास होती है, लेकिन जो आप पैसे डालते हो बेटा आप अपना घर पर रिकॉर्ड रखोगे, जैसे भी आप एक नोटबुक में या कैसे भी, भाई इस डेट पर मैंने इसमें इतना अमाउंट डाला, इस डेट पर इतना अमाउंट डाला, ठीक है। फिर आपस में चेक कर लेते हैं कि भाई आपने टोटल कितना अमाउंट इसमें डाला हुआ है, फिर वो उसको ओपन करके देखता है बैंक वाला, फिर मैच हो जाता है तो वो कोई दिक्कत नहीं, आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। फिर है रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रैकरिंग का मतलब होता है बार बार। अब फिक्स डिपॉजिट और रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। एफडी तो आप क्या करते हो, 50,000 रुपये दिया, ये ले भाई एफडी कर दे इसकी 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए आपने इकट्ठा ही 50,000 रुपये दे दिया। लेकिन रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या करते हैं, आप 50,000 की भाई वो फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट कर रहे हो, लेकिन वो 50,000 आप इकट्ठा नहीं दोगे। आप क्या करोगे, जैसे पर ईयर डिसाइड कर लेते हैं, भाई हर एक साल में 10-10 हज़ार रुपये दूंगा इस तरह से, या पूरे साल में मैं 50,000 कर दूंगा, और वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके जैसे भी करना चाहे, तो ये रैकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। फिर है एडवांसिंग ऑफ लोन्स, ऋण देना। बेटा अलग अलग तरह से लोन देता है, कैश क्रेडिट, नकद उधार, कई बार थोड़े बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो नकद उधार दे देता बैंक। ओवरड्राफ्ट, जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं, अकाउंट्स में भी आपने पढ़ा है, लाइबिलिटी साइड बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, यानी कि जैसे आपके अकाउंट में 10,000 रुपये और आप खर्च कर लेते हो 15,000 रुपये। अब ये 15,000 रुपये कैसे खर्च किए जाएंगे, जैसे बैंक हमें क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करता है, तो क्रेडिट कार्ड का मतलब उधार का कार्ड ही होता है, मतलब उसके थ्रू हम उधार भी पैसा खर्च कर सकते हैं। जो आपने 5,000 एक्स्ट्रा खर्च किया है तो वो बैंक से कट गया है, लेकिन बैंक आपसे ज़रूर लेगा और उस पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी आपसे लेगा। डिमांड लोन्स, डिमांड लोन्स क्या है बेसिकली, भाई आपने बैंक से लोन ले लिया तो एक टाइम डिसाइड होता है कि इसके दौरान बैंक कभी भी आपसे पैसा वापस मंगवा सकता है, तो ये डिमांड लोन्स है। इसमें भी इंटरेस्ट रेट वगैरह टाइम सारा फिक्स होता है। शॉर्ट टर्म लोन्स जनरली डिपेंड करता है, विद इन 1 ईयर ये चुकाना होता है, तो इसमें भी इंटरेस्ट रेट वगैरह सारा डिसाइड होता है। अब आ जाते हैं हम सेकेंडरी फंक्शंस पे। तो सेकेंडरी फंक्शंस में बेटा एजेंसी फंक्शंस है एजेंट के रूप में। जैसे आपने अकाउंट्स में 15 चैप्टर है BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें आपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स पढ़ा था या स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब बैंक हमारी ओर से हमारे बहुत सारे काम करता है, जैसे बिजली का बिल देना हो, इंश्योरेंस प्रीमियम भरना हो, या और भी बहुत सारे काम, जैसे आपने शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो उस पर डिविडेंड कलेक्ट करना, तो आपकी तरफ से मतलब आपके बिहाफ पे वो खर्चा भी करता है और आपकी इनकम को कलेक्ट भी करता है, तो ये एजेंसी फंक्शंस है। तो सबसे पहला कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, यही है आपका पैसा इकट्ठा करना, पेमेंट करना, बिजली का बिल वगैरह ये सारी चीज़ें। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, शेयर्स वगैरह, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, शेयर मार्केट में खरीदना बेचना, ये भी आपकी तरफ से काम करता है। फिर उसके बाद ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, मतलब आपका एक विश्वास का योग्य जो आदमी होता है उसकी तरह भी ये काम करता है। आपका अगर आपको कहीं कुछ फ़ायदा होता दिख रहा है तो ये आपको सलाह भी देता है और उसको एग्जीक्यूट भी करता है, ठीक है ना, उसको करवाने में आपकी हेल्प भी करता है। रेमिटिंग ऑफ मनी, रुपया भेजना, जैसे बिजनेस स्टडीज़ में 11th क्लास में आपने पढ़ा है NEFT या RTGS, मतलब पैसा भेजना एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो ये काम भी बैंक करता है। फिर परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी को बेचना, फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स भी बोलते हैं शॉर्ट में, तो इसको बेचना और ख़रीदने का काम भी ये करता है। फिर लेटर ऑफ रेफरेंसेस, लेटर ऑफ रेफरेंसेस क्या है कि आपके इंफॉर्मेशन देना, जैसे आप विदेशों में चले गए तो वहाँ पर भाई आप कुछ उधार लेना चाहते हो और आपको जानते नहीं हैं, तो कहेंगे भाई हम आपको बिना जाने कैसे दे दें,
आप शायद हमारा पैसा चुका ना पाओ, क्या पता हमारा पैसा डूब जाए। तो बैंक आपकी तरफ से क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन बताता है कि हाँ ही इज़ अ लॉयल कस्टमर एंड ही इज़ पेइंग इट्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टाइम। ठीक है, तो उसके बेस पर क्या है, वो आपको उधार दे सकते हैं विदेश में। अंडर राइटिंग, 11th क्लास में बेटा आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की नॉर्मली जो मैच्योरिटी डेट होती है वो 3 मंथ्स की होती है। अब कई बार क्या होता है, हमें पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, तो बिल क्या करते हैं, हम टाइम से पहले ले जाते हैं और उसको बैंक में ले जाते हैं। तो वो क्या करता है, जितने अमाउंट का होता है, मान लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है 50,000 रुपये का, अब 3 महीने बाद वो आपको पूरा मिलता, लेकिन आप टाइम से पहले पहुंच गए, तो बैंक क्या करेगा, कुछ चार्ज काट के, कुछ इंटरेस्ट रेट वगैरह लगा के, चार्ज काट के आपको तब देगा। मान लो 5,000 रुपये काट लिए तो आपको 45,000 मिलेंगे। तो ये अंडरराइटिंग का काम भी करता है। फिर है इसमें जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, मतलब आम जो सेवाएं हैं, आम उपयोगिता की। लॉकर फैसिलिटीज़, बेटा लॉकर प्रोवाइड करता है बैंक, उसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी ज्वेलरी वगैरह या कुछ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो। हालांकि बैंक के पास इसका रिकॉर्ड नहीं रहता है। अभी लॉकर फैसिलिटी से आपको क्या फ़ायदा होगा, अब बेटा घर में अगर आप ज्वेलरी वगैरह रखोगे और घर में अगर रॉबरी हो जाए, डकैती पड़ जाए, तो आपकी सारी ज्वेलरी चली जाएगी। लेकिन बैंक में क्या है, थोड़ा सा सुरक्षित रहता है। अगर वहाँ पे भी डाका पड़ गया तो बैंक आपको लायबल नहीं है चुकाने के लिए, लेकिन थोड़ी सी सुरक्षा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे गार्ड बैठा रहता है और सीसीटीवी कैमरा वगैरह, मतलब आपका रिकवरी हो सकता है, कई सारी चीज़ें वहाँ पे। फिर है ट्रैवलर्स चेक और लेटर ऑफ क्रेडिट। यहाँ पर यही है, जब आप विदेशों में जाते हो तो बेटा आप अपने देश की करेंसी तो ले नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर भाई जो भी उस देश की करेंसी है वो चलेगी। मान लो यूएसए में गए, अमेरिका में, तो वहाँ पर यूएस डॉलर चलेगा, तो वहाँ के हिसाब से ये चेक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये चेक्स भी चलते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स, इनकी ब्रांचेस अलग अलग देशों में हैं। ठीक है, जैसे एसबीआई की सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं, पीएनबी भी विदेशों में काफ़ी अच्छे से काम करता है। और लेटर ऑफ क्रेडिट ये यही है कि आपको उधार मिल जाएगा वहाँ पे आपके बैंक के बिहाफ पर। तो ये जनरल यूटिलिटी सर्विस है। फिर है बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, जैसे कोई रिसर्च वगैरह करता है तो बेटा उनको अलग अलग बिजनेस से रिलेटेड बैंक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। अब कैसे, जैसे आप लोन लेने के लिए गए बैंक में, तो बैंक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके खाते चेक करेगा, आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, बैलेंस शीट देखेगा, उसके बेस पर आपको लोन दिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंच गई। ठीक है, अब बहुत सारे रिसर्च करने वाले क्या है, इस तरह से आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन वो बैंक से ले सकते हैं। हालांकि आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वो नहीं बताएंगे, जो आम इन्फॉर्मेशन है वो बता देंगे, जिससे कि उनका क्या है, रिसर्च का जो पर्पज़ है वो पूरा हो सके। फिर है हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, बेटा गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में, इधर से उधर भेजने में भी बैंक हेल्पफुल है। इंश्योरेंस भी करवाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी जनरल यूटिलिटी सर्विसेज है। फिर लास्ट है आपका सोशल फंक्शंस और रोल ऑफ बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक कार्य और आर्थिक विकास में बैंकों का क्या योगदान है, क्या उनका रोल है, भूमिका है। तो सबसे पहला है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन से मतलब, जैसे आपके पास भाई आपके बिजनेस में पिछले साल 2 मशीन थी, अब हो गई 3, तो बढ़ी कितनी, 1। यही आपका कैपिटल फॉर्मेशन कहलाएगा। तो इसी तरह से बैंक क्या है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कैपिटल फॉर्मेशन में। बैंक से पब्लिक लोन ले जाती है, बेटा बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, पहले मशीनें 2 थी, अब हो गई 3, तो 1 बढ़ी है, तो कैपिटल फॉर्मेशन। फिर है इंड्यूसमेंट टू इनोवेशंस। इनोवेशन का मतलब डूइंग द सेम थिंग विद न्यू टेक्निक्स, मतलब सेम काम करना है लेकिन नई टेक्निक के साथ, ये इनोवेशन है। विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट, कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा बेटा उसका आउटपुट निकल के आए, ये इनोवेशन है। तो बैंक इसमें भी हेल्पफुल है। फिर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर,
अलग अलग तरह के इंटरेस्ट होते हैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो बैंक और बेसिकली इंडिया में ये इंटरेस्ट रेट काफ़ी अफोर्डेबल हैं, जिससे कि क्या है, इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा आसान हो जाता है। कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर, रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि रूरल सेक्टर में बेटा सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है, तो आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, ये एस्टेब्लिश किए जाते हैं। बेसिकली ये एस्टेब्लिश किए गए थे 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर। तो ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब गाँवों में बैंक होगा तो बेटा जो लोगों के पास छोटी छोटी सेविंग है तो वो अपना बैंकों में जमा करा सकते हैं। दूसरा, बैंक गांव में कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहता है तो उसको उधार भी दे सकते हैं। तो इससे क्या डेवलपमेंट होती है। फिर इंक्रीजिंग मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। जैसे लोगों को लोन देंगे, लोगों के पास पैसा आएगा, वो खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो बेटा मार्केट में डिमांड बनेगी, सामान बिकेगा, तो इससे क्या है, मार्केट डिमांड बढ़ेगी। फिर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई की है, मॉनेटरी पॉलिसी में यही है कि भाई महंगाई और मंदी को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब मान लो महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आरबीआई क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो कमर्शियल बैंक भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो इससे लोगों को लोन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, वो आसानी से लोन नहीं ले पाएंगे। अब लोन नहीं ले पाएंगे तो पैसा उनके पास नहीं आ पाएगा, पैसा नहीं आएगा तो खर्च नहीं कर पाएंगे, और खर्च नहीं कर पाएंगे तो एक का खर्चा दूसरे की इनकम नहीं बन पाएगी, तो मार्केट में सामान नहीं बिक पाएगा, तो कीमत अपने आप नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, बेटा बैंकों में भी हमें जॉब्स वगैरह बहुत सारी वैकेंसीज दिखाई देती हैं। रियल लाइफ में हम देखते हैं अलग अलग बैंकों की अलग अलग वैकेंसी निकलती रहती है, तो ये भी बहुत बड़ा रोल है इसका। तो ये फर्स्ट पार्ट है बेटा, इसके बाद हम सेकंड पार्ट बनाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।